तो मेरा ऑब्जेक्टिव आके कुछ ज़्यादा ज्ञान व्यान देने का नहीं है। मैं खुद भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ और मैं बहुत बोर होता था जब बहुत ज़्यादा कोई पढ़ाते थे लोग। तो मेरा ऑब्जेक्टिव होगा अपनी जर्नी के बारे में बताने का। एंड व्हाट आई वुड लुक मोस्ट फॉरवर्ड टू इज़ एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, एनीथिंग दैट आई कैन ऐड वैल्यू टू, एनीथिंग दैट आई कैन आंसर। सो माई स्टोरी एज फॉलोज कि माई नेम इज़ अमित अग्रवाल एज वी जस्ट डिस्कस्ड एंड तो मैं यूपी में बॉर्न हुआ हूँ और मैं स्टार्टअप चलाता हूँ। स्टार्टअप का नाम नो ब्रोकर है एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट नो ब्रोकर। लेकिन जैसे बहुत बार लोग कहते हैं कि स्टार्टअप में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए बिज़नेस का या फिर आपके पेरेंट्स को एक्सपीरियंस होना चाहिए बिज़नेस का। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे मेरे फैमिली में किसी को एक्सपीरियंस नहीं है बिज़नेस का। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे फादर यूपी में गवर्नमेंट जॉब में थे और मेरी मदर हाउस मेकर थी। तो और हम अलग अलग छोटे छोटे शहरों में यूपी में रहे हैं, गोंडा में, हमीरपुर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कोई ऐसा बड़ा स्कूल नहीं, कुछ नहीं। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपकी बैकग्राउंड क्या है। तो अच्छी न्यूज़ तो पहली बात ये है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बैकग्राउंड क्या है। आप अगर फाइट मारेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके पास से कोई संबंध नहीं है। उसके बाद मैं पढ़ाई में अच्छा था और फिर मैं यहीं इसी इंस्टीट्यूट आईटी कानपुर के अंदर में पढ़ा और उसके बाद मैंने एमबीए किया अहमदाबाद से। उसके बाद फिर मैंने वही किया जो सब लोग करते हैं कि जो जॉब मिल रही है, जो ज़्यादा पैसे दे रही है, वो जॉब आप ले लो। तो मैंने वही किया, जो जॉब पैसे ज़्यादा दे रही थी मैंने वो ले लिया। ये चिंता नहीं करी कि ये मुझे पसंद है कि नहीं पसंद है, और जुड़ गए। और मैंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग बेसिकली ज्वाइन करी PwC की और मैंने उसमें करीब 10 साल काम किया। उसके बाद फिर मैंने ANZ बैंक के अंदर ज्वाइन किया बैंक में, और क्योंकि वो ज़्यादा सैलरी दे रहा है, और ऐसी लाइफ चलती गई और मैं मिड-30s में आ गया। तो आप लोगों को तो बहुत एडवांटेज है बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इन योर 20s। मैं तो बेसिकली मिड-30s में मैंने सोचा कि कुछ करना चाहिए क्या। तो द लाइफ वॉज गोइंग ऑन। मैं एक जॉब से दूसरे जॉब में जा रहा था। फिर मैं एक स्टार्टअप का इंटरव्यू देने गया बेंगलोर, और वो स्टार्टअप वाले CEO ने मेरा इंटरव्यू लिया और वो सिलेक्शन उसमें हो गया। लेकिन जब मैं वो इंटरव्यू दे रहा था तो उस रूम में एक पोस्टर था, और उस पोस्टर पे कोट है, और शायद आपने सुना हो, मार्क ज़करबर्ग का, विच बेसिकली सेज नॉट टेकिंग रिस्क इज़ द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। आप अगर लाइफ में जोखम नहीं लेंगे वो सबसे बड़ा जोखम है। रिस्क ऑफ ओमिशन इज़ फार फार बिगर देन द रिस्क ऑफ कमीशन। तो हम लोगों को लगता है कि अच्छा, क्या हम अगर हम एक चीज़ करें, 20 चीज़ करें तो क्या हो जाएगा, अगर हम कोई स्टार्टअप करें हमारा 1 साल वेस्ट हो गया तो क्या होगा। बात वो नहीं है। बात ये है कि आज से 20, 30, 40 साल बाद जब आप रिटायर हो गए और आप घर में बैठे हुए हैं, तो आपके दिमाग में ये तो नहीं आएगा कि काश मैंने ये चीज़ कर ली होती जो मेरे किसी दोस्त ने करी। तो रिस्क नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, और रिस्क केवल स्टार्टअप का नहीं है। रिस्क बेसिकली अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करने में रिस्क है, रिस्क जॉब चूज़ करने में है, घर खरीदने में, हर चीज़ में है। पर रिस्क नहीं लेना बहुत बड़ा रिस्क है। So somehow this thought basically kept on going in my mind that why is it that I am working for him? Why shouldn't I try something of my own? लेकिन अब जब आप मिड-30s में हो जाते हैं तो फिर बेसिकली आपके पास होम लोन की EMI है, एंड माई वाइफ, वी वर एक्सपेक्टिंग आवर सेकेंड किड, तो शी वॉन्टेड टू बेसिकली टेक अ ईयर ऑफ। और अगर मैं स्टार्टअप करता तो इसका मतलब ये है कि वो छुट्टी नहीं ले पाती। फिर हम लोगों ने सोचा है कि अगर अब नहीं किया मिड-30s में तो कभी रिस्क नहीं ले पाएंगे। तो मैंने जॉब छोड़ दी, और बहुत अच्छी पैसे वाली जॉब थी। और फिर हमने nobroker.com बेसिकली स्टार्ट किया था। आई जस्ट टेल यू कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट, कितने लोगों ने नो ब्रोकर सुना है पहले? सम पीपल हैव हर्ड। फॉर ऑल द अदर्स, nobroker.com इज बेसिकली अ प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट्स ओनर्स एंड टेनेंट्स, बायर्स एंड सेलर्स डायरेक्टली विद ईच अदर। तो प्रॉपर्टी का जो ओनर है, जिसकी प्रॉपर्टी है वो, और किराएदार, जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है वो, और जो खरीदने वाला है वो, उनको डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दिया। कोई ब्रोकर नहीं आया, कोई बिचौलिया नहीं आया। तो आप साइट पर जाइए और आप बेसिकली डायरेक्टली डील कर लीजिए, और फिर उसके अंदर बेसिक फ्री है, पर कुछ वैल्यू एडेड सर्विसेज के लिए उसके अंदर पेड पैकेज है। तो ये कॉन्सेप्ट से हमने सोचा। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? आया इसलिए क्योंकि हम लोग जब कभी भी शहर बदलते थे, घर बदलते थे, तो हमें लगता था यार ये ब्रोकर बहुत पैसे ले रहा है,
और इसका काम केवल दो लोग कनेक्ट करना है, ये मेरा भला भी नहीं सोच रहा है कि इसको अपनी डील फिनिश करनी है, तो जल्दी जल्दी डील फिनिश करना चाहता है ये। तो क्यों हम इसको बेसिकली इतना पैसा दे रहे हैं, जबकि आज इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में इफ़ आई वांट टू सेंड अ फ्रेंड रिक्वेस्ट टू शाहरुख खान, आई कैन सेंड इट, ही मे नॉट एक्सेप्ट इट बट आई कैन सेंड इट। तो जब मैं टेक्नोलॉजी से हर किसी को कनेक्ट कर सकता हूँ, तो मैं प्रॉपर्टी ओनर को नहीं कनेक्ट कर सकता। जब लड़के लड़कियाँ टिंडर भी दूसरे से बात कर सकते हैं, तो मुझे इस ब्रोकर की ज़रूरत क्यों है टेक्नोलॉजी होने के बावजूद? सो दैट वाज आवर फंडामेंटल क्वेश्चन। तो हम लोगों ने सोच के हमने स्टार्ट किया कि यार इसको टेक्नोलॉजी सॉल्व करना चाहिए। और हमने जितने भी और साइट्स देखे, जो 99 एकर्स, मैजिक ब्रेक्स, हाउसिंग, वो सब के सब जो है बेसिकली ब्रोकर लेड थे, मतलब उसमें ब्रोकर प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकता है। तो फाइनली कितना भी चमकीला साइट हो, फाइनली उसके एंड पे ब्रोकर बैठा हुआ जो आपसे पैसे लेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? तो हमने nobroker.com स्टार्ट किया। और मैं बताना चाहूँगा कि मुझ जैसे लोग जो यहाँ स्टार्टअप के बारे में आके बात कर रहे हैं, उनसे ना बहुत ग्लैमरस फील होता है स्टार्टअप, लेकिन है बहुत मुश्किल। तो फॉर एनीवन हु इज़ ट्राइंग टू थिंक अबाउट हिज स्टार्टअप शुड ऑल्सो नो दैट इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब, इट्स अ आर्डुअस टास्क, सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट बना दिया, घर पे बैठे हुए हैं, बिस्तर बैठे हुए हैं पैर मोड़ के, और 5 साइट पे 5 कस्टमर हैं। अब और सोच दिमाग में लग रहा है कि अरे यार, अगर आज जो है ऑफिस चले गए होते तो इतने पैसे मिलते, जो कि अब नहीं मिल रहे हैं। जितने भी फ्रेंड्स हैं वो पहले कॉल करेंगे कि अरे वाह तुमने बहुत अच्छा किया, काश हमारे पास भी करेज होता, हमने भी जॉब छोड़ी होती, बहुत अच्छा किया तुमने स्टार्ट किया। और फिर वो बिज़ी हो गए अपनी लाइफ में, एंड देन यू आर ऑन योर ओन। और उसके बाद किसी को फ़र्क नहीं पड़ता इन्वेस्टर को कि आप IIT के हो कि नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम सब लोग बराबर हैं इन्वेस्टर की नज़र में और कस्टमर की नज़र में। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना इन्वेस्टर को ना कस्टमर को। उसको फ़र्क पड़ता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसकी कितना उसकी बेसिकली मार्केट में डिमांड हो। फिर हम लोग इन्वेस्टर्स के पास गए, सोचते हुए कि भाई हमारा आइडिया तो अच्छा है, अनोखा है, तो हमें इसमें भाव मिलेगा। कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं हुआ। उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने बोला कि यार ये हुआ कहाँ है, किस कंट्री में हुआ, तुमने कहीं अमेज़ॉन का कॉपी किया है, तुमने किसी ऊबर का कॉपी किया है, किस कंपनी का तुमने कॉपी किया, कहीं तो होगा इसका इक्विवेलेंट वर्ल्ड में। कहीं है नहीं, क्योंकि US में ज़िलो है जो कि 99 एकर्स की तरह ही है। तो हमने कहा हमें नहीं पता कि और कंट्री में क्यों नहीं हुआ। परहैप्स वहाँ पर ब्रोकर के एग्ज़ाम होते हैं, परहैप्स वहाँ ब्रोकर का सर्टिफिकेशन होता है, परहैप्स वहाँ पर वो कैश में नहीं लेता, वो इनकम टैक्स पे करता है, वो रेगुलेटेड एंटिटी है। इंडिया में कुछ भी नहीं है ऐसा, तो इंडिया में नहीं है, हमें इंडिया का पता है। पर बहरहाल तो फिर हाउसिंग.com करके, बेसिकली आपने कई लोगों ने सुना होगा, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था जो कि फाउंडर ने किया था, और उसको सॉफ्ट बैंक ने $90 मिलियन की फंडिंग दे दी थी। उसके बाद रियल एस्टेट में एकदम ही फंडिंग बंद हो गई। तो हम लोग 1 साल तक लगे रहे, और ये सब IIT IIM का जितना भी रॉब दाब था वो सब नीचे आ गया 1 साल में बिना पैसे के। बट द ओनली थिंग बेसिकली विच वी डिड वाज दैट वी केप्ट ऑन ट्राइंग। हर किसी मीटिंग में जाकर उतनी ही जोर शोर से इन्वेस्टर के सामने पिच करना जैसे कि पहली बार पिच किया हो। चाहे मन में लग रहा हो कि यार घर जाके सो जाए, थक जाए, अब क्या करें, लेकिन हर मोमेंट पे कंटिन्यूसली फाइट मारना और ये अज्यूम करना कि यार एक ही तो चाहिए इन्वेस्टर को, एक ही तो। 19 लोगों ने ना कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही तो चाहिए 20 मीटिंग में से, एक ना कर दिया तो हो जाएगा। तो ऐसे करते करते फाइनली हमको एक इन्वेस्टर मिला, विच वॉज सैफ पार्टनर्स, विच इज़ नाउ कॉल्ड एलिवेशन पार्टनर्स, और उन्होंने हमको $3 मिलियन उसने हमको फंडिंग दे दी। तो हमें बहुत खुश हो गए हम लोग कि ठीक है हमारा स्टार्ट। और फिर हमने स्टार्ट किया, पर उसके बाद फिर हाउसिंग.com बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस बेसिकली इम्प्लोडेड। तो हाउसिंग.com बंद हो गया। तो रियल एस्टेट का एकदम, रियल एस्टेट इन्वेस्टर रियल एस्टेट से एकदम दूर भागने लग गया कि इस इंडस्ट्री को तो हम फंड करेंगे ही नहीं, तो हमें कोई फंड करने को तैयार ही नहीं। और बट फ्रॉम डे वन वी वर एक्सट्रीमली फ्रूगल। तो हमको ये था कि यार हम ना इस पैसे की बहुत इज्जत करेंगे जो इन्वेस्टर ने हमें दी है, एक पैसा वेस्ट नहीं करेंगे। तो अगर हम कभी किसी और इन्वेस्टर से मिलने किसी और सिटी या किसी और कंट्री भी जाते थे, तो 3 एडल्ट 3 फाउंडर्स हम लोग मिड-30s में, हम लोग एक्स्ट्रा बेड डाल के रूम में रह लेते थे, लेकिन 2 रूम नहीं लेते थे, जबकि हमारे अकाउंट में 18 करोड़ थे फंडिंग के। कभी गर्मी हुई तो हमने कभी AC नहीं लिया, वाटर कूलर लिया, वो भी रेंट पे कि 2 महीने की तो बातें चला लेते हैं।
तो ये हम करते रहे कि हम बेसिकली बहुत ज़्यादा कंजूसी से हमने चलाया और बहुत पैसे की इज्जत करी। तो धीरे धीरे हमारे कस्टमर्स बढ़ने लग गए। उसके बाद एक दिन तो हमने पैसे बचाने के लिए हमने बजाय इसके कि हम एक कॉर्पोरेट ऑफिस लें, हमने एक घर ले लिया था। तो घर के अंदर बेसिकली जैसे HSR लेआउट करके बेंगलोर में जगह है जहाँ बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, तो वहाँ पे हमने घर ले लिया था जो 3 मंजिला घर था, किचन विचन उस सब था, उसी में हम लोग काम करते थे। तो एक दिन हमने देखा कि घर के बाहर 70-80 लोग इकट्ठे हो गए। हमें लगा यार कोई ये प्रोसेशन हो रहा होगा, राजनीतिक कुछ पॉलिटिकल कुछ प्रोसेशन हो रहा होगा। फिर देखा तो वो सब लोग आके गाली गलौज करने लग गए और हमारे एम्प्लॉयज़ को मारने लग गए। तो मैं समझ में आया कि सब ब्रोकर हैं। तो ब्रोकर्स को बेसिकली पता चल गया कि भाई ये ब्रोकरेज हटाकर ये सीधे कनेक्ट करा रहे हैं प्रॉपर्टी ओनर को और टेनेंट को, तो हमारा बिजनेस चला जाएगा, कस्टमर का फ़ायदा होगा पर हमें नुकसान हो जाएगा। तो 70-80 लोग आ गए और उन्होंने बेसिकली हमारे एम्प्लॉयज़ को मारना शुरू कर दिया और एकदम पैनिक हो गया। ऑफिस में जितनी लड़कियां थी सब रोने लग गई और एकदम ह्यूजली पैनिक हो गया। उनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि अंदर आकर कंप्यूटर सब तोड़ दें और ऑफिस बंद करो। अब उनको ये क्लाउड का तो कॉन्सेप्ट है नहीं कि आप तोड़ भी दोगे तो क्लाउड है, आप वापस लैपटॉप लेके वापस शुरू कर सकते हो, बट उनके दिमाग में था कि यार हम ये कंपनी बंद करानी है हमको। तो आयरन ग्रिल डोर था, वो आयरन ग्रिल डोर हम लोगों ने बंद कर दिया। हमने अच्छे बच्चों की तरह हमने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, तो पुलिस की जीप आ गई। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि पुलिस की जीप आ गई है, हमने पुलिस से बात करी है, हम जीप में बैठे हुए हैं, हम फाउंडर जीप में बैठे हुए हैं, पुलिस स्टेशन जा रहे हैं और ब्रोकर वहीं है। तो मुझे लगा यार एक मिनट हमने बुलाया था ना लेकिन हम क्यों जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, ब्रोकर क्या हुआ, उसको पकड़ना था ना। पर आपको पता ही है कि इंडिया में बहुत जगह लोकल ब्रोकर्स आर मच मोर पैली विद पुलिस। हमारी मतलब हम इंजीनियर की ऐसे स्टूडेंट्स का कौन सुनेगा कि जो है हमारा इतना कांटेक्ट था भी नहीं पुलिस में। और फिर पुलिस से हमें समझा रही है कि इनके खिलाफ कुछ मत करो, लोकल लोगों से दुश्मन लेने का फ़ायदा नहीं है। बट तब हमने वो आयरन ग्रिल डोर बंद कर लिया और अब वो दिन चला गया। लेकिन उसके बाद हमें काफ़ी दिक्कत हो गई। तो बेसिकली ब्रोकर्स फिर अगर कोई भी हमारी वुमेन एम्प्लॉय जब घर जाती थी रात में तो ब्रोकर उनको चेस करते थे घर की तरफ। बहुत सारी जो मोटरसाइकिल बाहर खड़ी हुई थी वो उन्होंने डैमेज कर दी। तो बेसिकली हमें समझ आ गया यहाँ रह ही नहीं सकते अब। तो रातों रात हमको बेसिकली, तब तक हम 70-80 लोग हो गए थे, रातों रात हम लोगों ने बेसिकली उठाया लैपटॉप डेस्कटॉप सब छोड़ दिया और हमने ऑफिस छोड़ दिया, कस्टमर कॉल सेंटर लाइन वगैरह सब बंद कर दिया। तो वेबसाइट बेसिकली सस्पेंड हो गया कि क्या कर सकते हैं, और छोड़ दिया विदाउट नोइंग कि कहाँ जाएंगे अब इसके बाद। और फिर हम लोग 2 हिस्सों में बट गए क्योंकि और 30-40 लोग, एक कॉल सेंटर के लोग एक टेम्प्रेरी ऑफिस में, बाकी लोग किसी घर में करके हम लोगों ने अलग अलग स्प्लिट हो गए। और जब हम वो सामान भी डेस्कटॉप वगैरह और सर्वर वगैरह भी उठाने के लिए आए रात में, तो भी ब्रोकर्स ने चेस किया उस व्हीकल को जानने के लिए कि अब नई लोकेशन क्या आएगी। तो हमें लगा कि फिर हमारा एक इन्वेस्टर था वो आया, वो जापानीज इन्वेस्टर था, स्मॉल इन्वेस्टर। उसने देखा, उसने कहा दिस विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। एंड आई एम लाइक मैन हाउ कैन दिस मेक अस स्ट्रॉन्ग, दिस सच अ ह्यूज पेन। ऑफिस का कुछ पता नहीं है, कॉल सेंटर का पता नहीं है, कहाँ जाएंगे पता नहीं है। लेकिन वही हुआ जो उसने बोला था। एक बार जब ऑफिस से निकल गए, सडनली टीम को बेसिकली लगा कि हम किसी कॉज के लिए फाइट कर रहे हैं, हम केवल कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। कस्टमर जो कि कभी सोशल मीडिया पे लिखते नहीं थे, उन्होंने बेसिकली लिखना शुरू कर दिया कि नहीं, नो ब्रोकर बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। एंड देन बेसिकली वी टुक ऑफिस एंड देन वी स्टार्टेड। लेकिन आज भी अगर आप हमारा एड्रेस ढूंढो गूगल पे तो हमारा एड्रेस सही नहीं है। उसके बाद से हमने कभी अपना एड्रेस पब्लिक नहीं किया। आज भी हमारी बिल्डिंग के बाहर नो ब्रोकर का बोर्ड नहीं है, अंदर है बाहर नहीं, तो हम कभी पंगा ही लेते हैं ब्रोकर से। बट ओवर ईयर्स रिलेशनशिप बेसिकली बिकेम मोर बेटर। पहले हमें बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आते थे ब्रोकर। फिर उसके बाद जो हम कर रहे थे हम वही कंटिन्यूसली करते रहे हर साल। तो और एक C2C नेटवर्क बनाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। जब आप एक ब्रोकर प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना तो काफ़ी तरीके से थोड़ा आसान है। कैसे कि आप कुछ इंजीनियर मिलके एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं और वो बोल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग करके कि टेनेंट्स जो कि यंगर होते हैं, जो डिजिटल फ्रेंडली होते हैं, कि टेनेंट्स आ जाएं, बायर्स आ जाएं प्लेटफॉर्म पे। और आप ब्रोकर के लिए फ्री कर दो तो ब्रोकर आके प्रॉपर्टी पोस्ट कर देगा, सच्ची झूठी जैसे भी प्रॉपर्टी पोस्ट कर देगा, तो साइट बन जाएगा आपका बहुत जल्दी और ट्रांजेक्शन शुरू हो जाएंगे और फिर आप ब्रोकर से पैसे ले लो।
कस्टमर का भला नहीं होगा, पर साइट बहुत जल्दी बन जाएगा। पर कस्टमर टू कस्टमर बहुत डिफिकल्ट है कि इस सड़क पर एक ओनर आ गया, अब मुझे इसी सड़क पर उसी टाइम पर उसी BHK का उसी रेंट और बाय अमाउंट का ओनर भी चाहिए, टेनेंट भी चाहिए, उसी सड़क पर उसी तरह का उसी महीने। सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व एंड टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टू बेसिकली बिल्ड अ प्लेटफॉर्म। सो इट्स पेनफुली स्लो, बट वंस यू हैव बिल्ट इट देन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, बिकॉज फिर सब लोग आपके प्लेटफॉर्म पे आने लग जाएंगे। तो यही हमारा अच्छा थी। तो हम शुरू के 5 साल तक हम जैसे भी हमें जहाँ से भी जो पैसे मिले हमने बेसिकली वो पैसे लिए और कंजूसी से हम नो ब्रोकर चलाते रहे। बीच के अंदर भी और बहुत बार लोगों ने क्वेश्चन किया कि यार ये चलेगी नहीं चलेगी, ऐसी कोई कंपनी कहीं चली नहीं। बहुत बार जो और कॉम्पीटिंग कंपनीज थी उनको बहुत फंडिंग मिली, उन्होंने बहुत एडवर्टीजमेंट करे, उससे भी बहुत साइकोलॉजिकल प्रेशर आया कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आगे कैसा होगा। बट द ओनली थिंग विच वी डिड वाज टू जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट वी फेल्ट इज राइट। वी नेवर कॉपीड एनीबडी। तो अगर बाकी सब लोग 20 शहर 50 शहर में अपना प्लेटफॉर्म खोल ले रहे हैं, हमने केवल 2 शहरों में खोला, 4 शहरों में खोला, क्योंकि हमें लगा कि ज़्यादा शहर खोलेंगे पैसे खर्च हो जाएंगे, कस्टमर को भला नहीं होगा। और केवल वैनिटी मैट्रिक है दिखाने के लिए कि हम बड़े हो गए, पर एक्चुअली में आप केवल बर्न कर रहे हो। तो हमने किसी को भी किसी कॉम्पिटिशन कॉपी नहीं किया। धीरे धीरे करके बहुत सारे वो जो कॉम्पिटिशन थे वो धीरे धीरे बंद होते गए और हम सर्वाइव करते रहे। तो वी वर लाइक कॉकरोच कि आप सर्वाइव करो बस कैसे भी। आप इफ़ यू सर्वाइव लॉन्ग इनफ देन लक विल टर्न टू योर साइड, कस्टमर्स विल स्टार्ट कमिंग मोर एंड मोर, दे विल रिकॉग्नाइज यू एंड द टाइम विल बेसिकली बिकम बेटर। सो दैट्स व्हाट वी डिड फॉर द नेक्स्ट 5 years। हमें जहाँ से पैसे मिले थोड़े बहुत, कभी किसी HNI से जापान के, किसी छोटे इन्वेस्टर से साउथ कोरिया में, किसी सिंगापुर के इन्वेस्टर से, जहाँ से हमें जो भी थोड़ा पैसा मिला हम लोगों ने उससे लिया और बहुत कंजूसी हम चलाते रहे। फिर धीरे धीरे हमने रेजिडेंशियल जो रेंटल प्लेटफॉर्म था उससे हमने एहसास किया कि हम केवल घर ही क्यों किराए पे दें और बेचें, पैकर मूवर कौन कराएगा। तो हम पैकर मूवर के एग्रीगेटर बन गए। बेसिकली हमारे पास ट्रक नहीं है, पर हमने ऐसे वेंडर से टाइप कर लिया जिनके पास ट्रक है और हमारे कस्टमर हमें पे करते हैं, हम उस वेंडर से कनेक्ट करके मूवमेंट कराते हैं। फिर धीरे धीरे 2019 में फाइनली जब हमारे नंबर अच्छे होने लग गए, तब एवरीबडी गॉट अप एंड नोटिस्ड दैट वी हैव बिकम नाउ अ साइजेबल साइज। देन जनरल अटलांटिक एंड टाइगर ग्लोबल इन्वेस्टेड इन अस एंड टुडे आफ्टर आई वुड से 9 years, 9 साल के बाद आज हमारे पास, हम 6 शहरों में हैं, हमारे पास नो ब्रोकर के पास 6000 एम्प्लॉयज़ हैं इंडिया में। हमने अब तक करीब 2,200 करोड़ फंडिंग रेस करी है। हम लोग यूनिकॉर्न हैं। हम लोग यूनिकॉर्न हैं। हम इंडिया में नंबर 1 है रियल एस्टेट में, हम इंडिया में नंबर 1 है पैकर मूवर एग्रीगेटर में, हम इंडिया में नंबर 1 है पेंटिंग में, नंबर 1 है हम लोन मॉर्टगेज में, और हमने क्लीनिंग सर्विसेज, AC सर्विसेज, फर्नीचर रेंटल, इंश्योरेंस, हमने ये सब के अंदर भी हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली शॉर्ट क्विक स्टोरी ऑफ माइन। I would love if there is any, if the time permits, I would be happy to answer. Hello. So it was a very inspiring story. So I wanted to ask, like, when you started, like, you had the hurdle of people threatening you, all those things. Like, is the present scenario in India for startups, like, if you are bringing out any breakthrough innovations, like, is it still like that? And if it is still like that, why do not start up? Like, is it like there's a danger of relocating such startups out of India, right? So what are your thoughts on that? नहीं, I would say there is no danger of startups incorporation may happen in any country,
लेकिन अगर आप अभी देखिए, एंड आई विल आंसर इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ इफ यू डोंट माइंड. Yeah, I can understand Hindi as well. Yeah, is that you don't look at it from the perspective of कि कितनी फंडिंग हो रही है या कितने स्टार्टअप हैं, कितनी यूनिकॉर्न है. आप वो मत देखो, आप भूल जाओ एक मिनट के लिए. आप ये देखो कि एज कस्टमर हमारी लाइफ में क्या हुआ है पिछले 5-7 सालों में. 5-7 साल तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अभी 6-7 साल पहले मैं अपने ड्रॉअर में पैम्पलेट रखता था रेस्टोरेंट्स के. मुझे लगता था क्या ज़रूरत है, हम फ़ोन करेंगे मंगा लेंगे. जब सबसे पहले जोमेटो स्विगी आया, मुझे लगा क्या ज़रूरत है इसकी, हम तो बस उसको पैम्पलेट निकालते हैं, फ़ोन करते हैं. अब घर में कोई पैम्पलेट है ही नहीं, कस्टमर जोमेटो स्विगी कर रहा है. मैंने अभी कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे देखा कि एक साधु बाबा एकदम भगवा वस्त्र पहने हुए बड़े चोटी के साथ वो मोबाइल निकाल के ऊबर ऑर्डर कर रहे थे. मेरे फादर सारे तरह के ऐप जानते हैं, वो ऐप ऑर्डर करते हैं. अभी कुछ साल पहले उनको मुझसे हेल्प लेनी पड़ती थी कि बताओ फ़ोन कैसे ऑपरेट करना है. अब हम लोग कोई हमें किताब लेनी होती है, हम किताब की दुकान की जगह हम पहले फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे प्राइस चेक करते हैं. आप कस्टमर का बिहेवियर देखिए, कस्टमर के बिहेवियर में इतना भारी चेंज आया है 7 सालों में, क्योंकि कुछ भी पीरियड नहीं है. कि इस वक्त आई वुड से फॉरगेट अबाउट फंडिंग, फॉरगेट अबाउट यूनिकॉर्न, लुक एट कस्टमर बिहेवियर. इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी. जितने भी वर्ल्ड में लोग हैं उनको ये लग रहा है यार चाइना आगे बढ़ गया, अब इंडिया आगे बढ़ने वाला है अगले 5, 10, 15 सालों में. इंडिया की अपॉर्चुनिटी छूटनी चाहिए. तो अब वो टाइम है जब बहुत सारे मेरे NRI फ्रेंड जो है वो वापस इंडिया आ रहे हैं, उनको दिख रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया, क्योंकि कस्टमर इंडिया के चेंज हो रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये बेस्ट टाइम है. देखिए बहुत सारी चीज़ें आपस में, ऐसा नहीं है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सब लोग मिल के अच्छा कर रहे हैं. अब रिलायंस जियो नहीं आया होता तो ज़्यादातर स्टार्टअप होते ही नहीं, क्योंकि रिलायंस जियो ने हर किसी के घर में फ़ोन पहुंचाया है. तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू स्टार्टअप, इज़ द बेस्ट टाइम टू ब्रिंग चेंज एंड ब्रिंग डिस्ट्रप्शन. आप डिसाइड करिए मैम. And please Hello, stop sir. me whenever you think the time is over. Thank you for your wonderful speech and about the background you gave. So I have 2-3 questions parallelly, अगर आप सही लगे. जो आप काम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक कट कॉपी पेस्ट है जो एग्जिस्टिंग यूनिकॉर्न्स कह लें, एग्जिस्टिंग स्टार्टअप्स हैं. सो जब आप इस चीज़ को मोल्ड अप कर रहे थे तो यू डिडंट फाइंड दैट देयर आर स्टारवर्ड्स ऑलरेडी देयर इन दैट स्टार्टअप्स. सो क्वेश्चन नंबर 1. सेकेंड कम्स इज आई वुड लाइक टू हेयर, या सब लोग हैं, जो स्टोरी ऑफ को फाउंडर होती है, क्योंकि आपके 3 पार्टनर्स हैं, कैसे आपने उसको ट्रैक किया, कैसे किया. थर्ड इज योर कंपनी राइट नाउ प्रॉफिटेबल? ठीक है, तो क्विकली वी आर नॉट प्रॉफिटेबल येट, बट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू वी आर अपवर्ड्स ऑफ 800 करोड़ ऑफ रेवेन्यू ईयरली. तो रेवेन्यू फोकस बहुत ज़्यादा है. को फाउंडर बेसिकली हम 3 को फाउंडर हैं और तीनों के अंदर रिलेशनशिप दोस्त की ज़्यादा है रेदर देन. तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इसके कि आप ऐसा को फाउंडर ढूंढें जो स्किल सेट में मैच करता हो पर आपका दोस्त नहीं हो, वो बहुत ही रिस्की है. और मैंने इतने सालों में बहुत सारी और कंपनीज़ में को फाउंडर्स को टूटते हुए देखा है और कंपनी को बिखरते हुए देखा है. तो मेरा वोट इस बात के लिए ज़्यादा है कि को फाउंडर ऐसा चुनिए जिससे लड़ सकें आप, जिसको अपने आप मन की बात कह सकें. स्किल फिर भी सीखे जा सकते हैं, स्किल के लिए फिर भी लोग हायर किया सकते हैं. और जो पहला क्वेश्चन है अबाउट अदर कॉम्पिटिटर्स, तो हमारा कॉपी पेस्ट तो नहीं था बिकॉज हमारा नॉन ब्रोकरेज था, बाकी सबका ब्रोकरेज था. लेकिन अगर आपका क्वेश्चन ये है कि क्या और प्लेयर्स भी नॉन ब्रोकरेज लॉन्च कर सकते थे, हाँ कर सकते थे. तो उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है. उसका सॉल्यूशन केवल एक ही है कि थ्योरी में लगता है कि लोग कॉपी कर सकते हैं, लेकिन ना इतनी स्टार्टअप की जर्नी में इतनी कठिनाइयाँ आती हैं कि अगर आपका आइडिया ना आपने चोरी किया है और आप उसे जेन्युइनली भरोसा नहीं करते ना, तो आप बहुत 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद आप ना एक कमज़ोर मोमेंट आएगा जब आप उन्हें छोड़ो. जो जेन्युइनली भरोसा करता है आइडिया पे, उसके अच्छे चांसेस हैं, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, उसके अच्छे चांसेस. तो ओनली थिंग विच वी डिड वाज जस्ट फोकस ऑन आवर वर्क. हमने कॉम्पिटिटिव साइड भी चेक नहीं करी, करें क्या चेक करके, हमें तो अपना ही काम करना है. अगर वो अच्छा करने वाले होंगे तो कर ही लेंगे. तो देर आर समथिंग जैसे बोलते हैं ना, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, थिंग्स विच यू कांट कंट्रोल, उसके बारे में चिंता करके क्या फ़ायदा. तो वी जस्ट केप्ट ऑन वर्किंग ऑन आवर ओन थिंग एंड इट बेसिकली वर्कड.
हाँ जी बताइए. I can hear you. Did you gain customer faith? Because property business is a very risky business, you know, the buyer as well as the customer. You know, the papers have to be clean. So usually customers are very reluctant to go via, you know, a virtual mode like yours. So how did you gain the customer faith? No, that's a very good question. So we started with rentals in which the complexity is lesser. किराए में घर देने में complexity कम है. So we started with that because there we are not buying a property. Later when we expanded into buy and sell, earlier it was only about transaction and how to eliminate broker. But then we quickly figured it out and customers told us that property में कागज़ सही है कि नहीं बहुत important हो जाता है. तो जब वो बात आने लग गई तो फिर हमने लॉयर नेटवर्क बनाया. तो आज हमारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन की सर्विस है जिसके अंदर हमारे हर सिटी में दे आर लॉयर्स हु आर इम्पैनल्ड एंड बी इट प्रॉपर्टी टाइटल चेक, बी इट इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट वर्क इज बीइंग डन बाय देम. So we also figured it out slowly as to what the customer pain points are and then we build solutions for that. So when did you develop the confidence कि हाँ अब हम टीम बढ़ा सकते हैं, like from rentals to this thing, because it requires economics also, right? ये सब I would say, yeah, I would say confidence कैसे आया? I would say there is no right answer for this. We seeded lot of businesses and did not burn lot of money but waited for it to grow on its own. So if we seed business A, it's growing very fast, which means customer demand is very high, so we'll give it more money. If someone is growing slowly, we'll give it less money. तो हमने ऐसे different entrepreneurship कर ली within No Broker. One last question, please, as we need to start the next session. हेलो सर, थैंक यू सर. मेरा नाम रोहित प्रजापति है एंड मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारे लोग हमारे लाइफ में आते हैं कि जो हमारे ध्यान को भटकाते हैं, तो हम उससे कैसे बचें कि अपने जो हम काम करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, उस पर कैसे पूरे कॉन्सेंट्रेट होकर के हम उस पर काम कर सकें. ये तो देखिए आपके पैशन पे डिपेंड करता है. अगर बहुत मुश्किल लग रही है फोकस करने में तो फिर वो पैशन नहीं है आपका, फिर वो छोड़ना पड़ेगा और पैशन ढूंढना पड़ेगा फिर. नहीं सर, छोड़ना नहीं, बट बहुत सारे लोग होते हैं ना. थैंक यू सर. माय नेम इज आर्यव्रत, आई एम रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सहारनपुर. सर मेरा सीधा क्वेश्चन आपसे ये है, आपने देखा होगा कि भारत में एंटरप्रेन्योरशिप तो बहुत लोग करते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना भी बहुत चाहते हैं, बट मोस्टली फ्लॉप कर जाते हैं. उनके फ्लॉप होने का क्या रीज़न है, एंड आज आप इस मुकाम पर हैं तो आपके सक्सेस होने का क्या रीज़न है, प्लीज़ कृपया मार्गदर्शन करें. नहीं देखिए, कोई मेरे ख्याल से इसका कोई फॉर्मूला पता होता तो मैं सबको ही बता देता, पर आई थिंक दी ओनली थिंग विच इज़ इन आवर कंट्रोल इज़ कि आर यू डूइंग इट फॉर द राइट रीज़न. अगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि मुझ जैसे 10 लोग आके बोल रहे हैं और आप केवल शौक में कर रहे हो, या फिर आपको बॉस ने किसी दिन डांट दिया इसलिए आप कर रहे हो, तो बहुत शॉर्ट टर्म है, फिर उसके अंदर आपका पैशन रहेगा नहीं. मेरा मानना ये है कि जितने अगर 100 लोग स्टार्ट करते हैं उसमें से 10 ही ऐसे होते हैं, 20 ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली पैशनेट हैं और वो छोड़ेंगे नहीं. तो जब आप आ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप में तो साल 2 साल सोच के आइए और बीच में बार बार डगमगाइए नहीं. उन 10-20 में बहुत हाई परसेंटेज है सक्सेस का. थैंक यू. Thank you, sir. Your passion, enthusiasm, and energy have left a lasting impression on all of us. And we are truly grateful for your time and effort and for delivering such an engaging and informative talk. We wish you all the best for your future endeavors. I would now request Professor Arnab Bhattacharya to kindly felicitate Mr. Amit Agarwal.